हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शिपर्स एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई। और आज हमारा जॉब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है कि हम चालू करने जा रहे हैं एक सिंपल सा चैप्टर जिसका नाम है कंपनी फाइनल अकाउंट्स। अब आपको आज ये पढ़ना है कि ये चैप्टर हमारे बेसिक्स क्या काम आने वाला है, हमें खाली वो समझना है। तो देखिए, हमने 12th में जब अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया था, हम लोगों ने वो अकाउंट स्टार्ट किए थे पार्टनरशिप फर्म से। हमने 11th में पढ़ा था अबाउट प्रोप्राइटरशिप फर्म, जहाँ पे एक सिंगल ओनर होता है। फिर हमने स्टार्ट किया पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ने के लिए, जहाँ पे 2 ओनर्स या 2 से ज्यादा होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। अब ये आ गया तीसरा वर्जन, जहाँ पे पूरी कंपनी होती है। अकाउंट्स बेसिकली कॉन्सेप्चुअली सब जगह सेम होता है, प्रोप्राइटर का हो, पार्टनरशिप का हो कि कंपनी का हो। बट अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट द अकाउंट्स टू योर स्टेक होल्डर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपका टास्क रहता है कि आप अपने अकाउंट्स को कैसे अपने स्टेक होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करते हो। और कंपनीज में ये वाला थोड़ा पंगा ज्यादा बड़ा होता है, कंपनीज के लिए प्रेजेंटेशन थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इस चैप्टर के अंदर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होने वाला है तो वो होने वाला है आपका फॉर्मेट। तो इस चैप्टर में जेन्युइनली मेरा काम कम है, आपका काम ज्यादा है। आपको यहाँ पे सब कुछ रटना पड़ेगा, आपको फॉर्मेट याद करने पड़ेंगे, आपको फॉर्मेट मेमोराइज करने पड़ेंगे। जिसका सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपको कभी भी फॉर्मेट याद करना है, फॉर्मेट मेमोराइज करना है, तो सबसे बेटर तरीका है लिखो। आप फॉर्मेट को लिखो। आप जितनी बार लिखोगे, जितनी बार फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मेट याद होने लग जाएंगे। तो आपका सबसे सिंपल तरीका रहने वाला है, प्लीज ड्रॉ ऑल द फॉर्मेट्स व्हिच आई एम सजेस्टिंग टू पीपल राइट नाउ। तो कमिंग टू चैप्टर नंबर 3, कंपनी फाइनल अकाउंट्स। अब ये स्टार्टिंग के ये सब कुछ मत पढ़ना, ये सब कुछ काम के नहीं है आपके। मैं आपको डायरेक्टली ये वाली बैलेंस शीट भी मत देखिएगा, जबकि है फॉर्मेट यही, बट ना ये वाला पीएनएल अकाउंट देखिएगा, जबकि है यही। बट आप स्टार्ट कीजिएगा आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैलेंस शीट फॉर्मेट, ये वाला, राइट। इसके बाद में जो आपका आने वाला है, सॉरी ये वाला, आप यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। ओके, सो आप डायरेक्टली स्टार्ट कीजिएगा पेज नंबर 126 वाली बैलेंस शीट से। 126 वाली बैलेंस शीट पे आपको दे रखा है कि कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। देखिए, वैसे कंपनी की बैलेंस शीट में हमेशा 2 ईयर का कंपैरिजन होता है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, जो ऊपर वाली बैलेंस शीट में आपको दिख रहा था। मैं ये बैलेंस शीट इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इसके नीचे नोट्स टू अकाउंट दिए हुए हैं। कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स को कैसे बनाया जाएगा वो आपको सीखना पड़ेगा। पर एक बात ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे नोट्स टू अकाउंट्स को वर्किंग नोट समझते हैं, ऐसा नहीं है भैया। देखो, वर्किंग नोट कभी भी हमारे आंसर का मेन पार्ट नहीं होता, राइट। नोट्स टू अकाउंट्स आपकी बैलेंस शीट का मेन पार्ट होता है। नोट्स टू अकाउंट्स इज नॉट अ वर्किंग नोट और रफ नोट, वो आपके लिए बैलेंस शीट जितना ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स टू अकाउंट्स को उतना ही प्रोफेशनली बनाना है, उतना ही तरीके से बनाना है जितना तरीके से आप बाकी अकाउंट्स बना रहे हैं। सो प्लीज उसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जब कभी भी कंपनी की बैलेंस शीट बनाने की बारी आएगी बच्चा लोग, आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। चीज नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, आपको ऊपर की हेडिंग कैसे देनी है। पॉइंट नंबर 1, राइट। आपको देखना है, सबसे पहले आपको लिखना है बैलेंस शीट, फिर कंपनी का नाम लिखना है, फिर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईयर सो एंड सो आपको मेंशन करना है। यहाँ पे 2 ईयर का आएगा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ठीक है, वो बेसिक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है फॉर्मेट्स की। सबसे ऊपर आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, राइट, और नीचे आएंगे सारे के सारे एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 3 हेडिंग्स आएगी। सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा आएगा करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड में 2 चीजें, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, और भी 2 होती है बट फिलहाल आप 2 ही पढ़ो। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 3 हेडिंग, पहला लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सबके सामने एक नोट नंबर दिया हुआ है, नोट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, और ये सारे के सारे नोट्स टू अकाउंट्स में नीचे आपको बने हुए दिखेंगे। वैसे ही करंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जिसकी ड्यूरेशन लेस देन 12 मंथ्स होती है। तो करंट लायबिलिटी भी आपको यहाँ पे दे रखी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आएगा, उसमें ट्रेड पेबल्स आएंगे, अदर करंट लायबिलिटीज आएगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आएंगे। ये आपको मेमोराइज करना है दोस्तों, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम लिखना है, आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। बच्चे मुझे बहुत बार फुद्दू सवाल पूछते हैं, सर अगर हमने ऊपर नीचे लिखा पॉइंट तो चलेगा? नहीं चलेगा। सर अगर मैं कोई पॉइंट भूल गया तो चलेगा? नहीं चलेगा। सर अगर मैंने ये नहीं लिखा या ऐसे लिख दिया या थोड़ा सा मैंने वर्ड चेंज कर दिया, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को मैंने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिख दिया, चलेगा? नहीं चलेगा भैया, चलाना ही नहीं है, ये फॉर्मेट है, आपको इसमें कोई भी चेंजेस करना अलाउड नहीं है। दिस इज द फॉर्मेट गिवन इन कंपनीज एक्ट, आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना है बिना कोई चेंजेस किए।
तो चलेगा चलेगा वाली बातें मेरे सामने मत करो। आपकी स्कूल टीचर चलाती होगी, उसकी इच्छा आपको नहीं चलाना। क्यों चलाना है भैया? कानून है, कानून हमको एज इट इज फॉलो करना है। वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर बैलेंस शीट फॉर्मेट, राइट? एज इट इज रटना आपको। इसके नीचे आता है सेकंड वाला एसेट साइड, दो मेन हेडिंग आएगी। नॉन करंट एसेट, जिसको फिक्स एसेट भी बोलते हैं, बट बोलते लिखना नहीं है आपको, लिखना नॉन करंट एसेट ही है। फिर नीचे आ जाएगा करंट एसेट्स। अगेन नॉन करंट एसेट के अंदर की हेडिंग्स आएगी, ये आपको याद करनी है। सबके सामने एक नोट्स टू अकाउंट्स होगा, नोट नंबर होगा। सेम वे करंट एसेट के अंदर की हेडिंग्स आएगी, अगेन इनके सामने ये होगा। कुछ चेंजेस मत करना प्लीज, आई रिक्वेस्ट। बच्चे बोलेंगे सर एबीसीडी की जगह 1 2 3 लिखे, नहीं लिखना भैया, कुछ चेंजेस नहीं करने। यू डू एज इट इज, you are not allowed to make any changes. Please understand these things. Please don't ask me useless questions in comment कि आप एक्सपेक्ट करो मैं आपको रिप्लाई करूं, मैं नहीं करूंगा। ये फालतू बात है यार, क्यों चेंजेस करने? वी आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस, दैट्स इट, राइट? तो ये हो गया आपके बैलेंस शीट। अब आ गया नीचे आपके नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स टू अकाउंट आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर आता है ऑथोराइज कैपिटल, फिर आता है इशूड कैपिटल, फिर आता है सब्सक्राइब कैपिटल। आपको ये तीनों चीजें यहाँ पे डिटेल में पूरा का पूरा लिखना होता है। अब देखो बच्चा लोग, दो चीजें बताता हूं मैं आपको। पढ़ाई में कुछ पढ़ाई मार्क्स के लिए की जाती है, कुछ पढ़ाई नॉलेज के लिए की जाती है। अगर आप मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो नोट्स टू अकाउंट्स नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट अगर आप नॉलेज के लिए कर रहे हैं तो नोट्स टू अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार जब कोचिंग लेवल पे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, हम थोड़ा डिटेल में इसको ले जाते हैं। मैं बच्चों को एक एक टॉपिक ढंग से डिटेल में समझाता हूँ। तब बहुत बार कुछ बच्चे बोलते क्या सर आप ये सब पढ़ाते हुए, तो उनको स्कूल में सर ने बोला ओमिट है, या हमको बोला ये सब नहीं आएगा, या हमको कहा ये पार्ट नहीं है बोर्ड का। यार मेरा ये मानना है, ठीक है आपको अगर लग रहा है कि आपके मार्क्स में इंपैक्ट आएगा या आप मार्क्स के लिए कर रहे हैं तो आप एक कुछ टॉपिक छोड़ देंगे, डजंट मैटर्स। बट मेरा ये मानना है पढ़ाई को सिर्फ मार्क्स को लेके मत बैठो। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ द थिंग्स विच यू आर लर्निंग टुडे, राइट? इफ यू आर डूइंग अ टॉपिक, इफ यू आर डूइंग अ सब्जेक्ट और आपको वो टॉपिक वो सब्जेक्ट याद ही नहीं है, या आपको पता ही नहीं आपने उसको क्यों पढ़ा है, या आप तो फिर तो पढ़ने का मतलब ही नहीं है। रियल लाइफ में जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाने बैठेंगे और आपके सामने आपका बॉस आपको कहेगा कि भैया नोट्स टू अकाउंट्स ये वाला बना, आप बोलोगे नहीं सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमारे टाइम में ओमिट कर दिया था, ये हमारे बोर्ड्स में नहीं आने वाला था इसलिए हमारे कोचिंग वाले सर ने छुड़वा दिया, तो भैया आपका ही मजाक बनेगा ना। सो नेवर डू दिस टाइप ऑफ लर्निंग। मेरा मानना ये नहीं है, हमेशा लर्निंग थोड़ा अच्छे से करिए, पढ़ाई को इंजॉय करके पढ़िए। मार्क्स के लिए पूरा पढ़ना समझदारी नहीं होती है। फिर भी आपका चॉइस है, इट इज योर कॉल। अगर आपको लग रहा है नो सर मुझे तो सिर्फ मार्क्स ही लाना है, जो चीज बोर्ड में नहीं आती है मेरे से मेहनत मत करो, तो ये मत करो, ठीक है, मत करो। अगर आपको लग रहा है नोट्स टू अकाउंट, क्योंकि इतने सारे नोट्स टू अकाउंट से इसको समझना और इसको लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बहुत बार, तो जिस बच्चों को मार्क्स चाहिए वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब इसमें जैसे तीन चीजें होती है, पहली होती है ऑथराइज कैपिटल, दूसरा होता है इशूड कैपिटल, तीसरा होता है सब्सक्राइब कैपिटल। सो ऑथराइज कैपिटल मीन्स द कैपिटल विच ए कंपनी इज अलाउड टू इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये वो कैपिटल होता है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी इशू कर सकती है, जिसका कुछ हिस्सा कंपनी अभी इशू करती है, तो उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। फॉर एग्जांपल अगर सपोज मेरी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल मतलब लाइफ टाइम का कैपिटल है 1 करोड़ शेयर्स, उन 1 करोड़ शेयर्स में से इस बार मैंने 10 लाख शेयर इशू किए, तो उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। अब मैंने जितने इशू किए उसमें से लोग जितने शेयर्स खरीदते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज सब्सक्राइब कैपिटल। अब ये खाली नॉलेज के लिए फिलहाल आपके लेवल पे, बट ये होना चाहिए, आपके पास इतने सारे चैप्टर्स है कंपनी के, इतना तो पता होना चाहिए। सो प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब इसके आगे आपको सारे नोट्स टू अकाउंट्स होंगे, रिजर्व्स में क्या क्या आते हैं, प्लीज एक बार इनको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से थरोली फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िएगा कि आपको आगे इसके सम्स आने वाले, आगे इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन से आते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए पीएनएल इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, डीआरआर दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, फिर वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारे के सारे कौन से हेडिंग के अंदर आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएंगे। आपको इनको मेमोराइज करना पड़ेगा, ये आगे क्वेश्चन का पार्ट है। सेम वे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आता है, मीनिंग समझ लो पहले। लॉन्ग टर्म बोरिंग का मीनिंग होता है ऐसी बोरिंग जो मोर देन 12 मंथ्स चलने वाली है, जो 12 महीने से ज्यादा चलती है, उससे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आएगा। तो बेसिक 4 चीजें आएगी, डिवेंचर आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स आएंगे, बॉन्ड्स आएंगे, पब्लिक डिपॉजिट्स आएंगे। बट ऐसी और भी बहुत बोरिंग्स हो सकती है जो 12 महीने से ज्यादा की लायबिलिटी रखती है, तो दे विल कम अंडर द हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसके बाद में आता है अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो उसमें बेसिकली 2 चीजें आती है, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स, ये 2 चीजें आएगी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर। तीसरा आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर और क्या क्या आ सकता है, तो भैया बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बनाती है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, पेंशन फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, कॉम्पेंसेशन फंड रिजर्व्स में आएगा,
और प्रॉफिट शेयरिंग फंड यहाँ आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड कहाँ आता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर। और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड कहाँ आता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। इसका भी रीजन है क्योंकि वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड अगर काम नहीं आता है तो ये पैसा पार्टनर्स को मिलता है, इसलिए ये आएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। जबकि वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड का पैसा कभी भी पार्टनर्स को मिलता नहीं है, ये हमेशा वर्कर्स को ही दिया जाएगा, ये कंपनी के लिए लायबिलिटी ही होती है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर सारे 12 महीने से कम वाले लोन्स यहाँ आ जाएंगे। ट्रेड पेबल्स के अंदर क्या आएगा वो पता होना चाहिए। सेम वे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या होगा वो पता होना चाहिए। फिक्स एसेट में टेंजिबल और इनटेंजिबल कैटेगरी में कौन से एसेट्स आएंगे, प्लीज मेमोराइज इट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने से ज्यादा चल रहे हैं, या ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनको हम 12 महीने से ज्यादा तक चलाने की सोच में हैं, वो सारे के सारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आएंगे। नीचे आ जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी को लोन दिया है और आप उससे वो लोन 1-2 साल से ज्यादा का है, 12 महीने से ज्यादा का है, तो दे आर बेसिकली अंडर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नॉन करंट एंड एसेट जो लेस देन 12 मंथ्स के मोर देन 12 मंथ्स के और बाकी कोई एसेट्स हो, या जो मोर देन 12 मंथ्स आपकी बैलेंस शीट में रहने वाले हैं, तो वो आ जाएंगे अदर नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में। फिर करंट इन्वेस्टमेंट लेस देन 12 मंथ्स वाले सारे इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री जिसमें सारी इन्वेंट्री आती है, रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की, स्टॉक की, टूल्स की, स्पेयर की, कंज्यूमेबल्स की सारी इन्वेंट्री यहाँ जाएगी। वैसे बाकी सारे आपको चीजें मेमोराइज करने पड़ेंगे, ये आपको याद करना है दोस्तों। इस चैप्टर में मेरा कुछ खास रोल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा रोल खाली आपको ये बताना है कि भैया ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, आपको सारे फॉर्मेट्स याद करने हैं। एग्जाम में इनमें से ही पूछा जाएगा। जैसे पीएनएल का फॉर्मेट आ गया, अगेन पीएनएल में सबसे ऊपर लिखा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका मतलब होता है नेट सेल्स। हम हमारी नेट सेल्स को यहाँ लिखते हैं, फिर उसके सिवाय और कोई इनकम होती तो ऊपर लिख देते, तो यानी कि फर्स्ट 2 के अंदर आती है हमारी इनकम। फिर नीचे आते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस की कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, जैसे कि गुड्स परचेज करने के खर्चे, चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यहाँ जाएगा। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, बाकी सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ लिखेंगे 3 से लेकर 9 नोट्स के अंदर। और लास्ट में टोटल एक्सपेंस निकलेगा। फिर इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट में से टैक्सेस का प्रोविजन बनाएंगे और लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ जाएगा। ये सारे के सारे नीचे आपको दे रखे, जैसे कि मैंने कहा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अदर इनकम में ये इनकम्स आपकी आ सकती है। बाकी सारे चीजों का डिटेल आपको नीचे दे रखा है, विच यू हैव टू अगेन मेमोराइज, याद करना है। अब क्या होगा, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के, जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। आपको कुछ भी एक चीज दे देंगे, आपको बोलेंगे चलो बताओ भैया ये बैलेंस शीट के कौन से हेड में आएगा, इसका मेन हेड क्या और इसका सब हेड क्या है। जैसे कि बैलेंस शीट के 2 हेड्स होते हैं, पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा होता है एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर फिर 3 हेड आ जाते हैं, जिसमें आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, राइट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो आपको फिर बताना है इसका मेन हेड क्या है। फिर मेन हेड के अंदर सब हेड कौन से अंदर आएगा वो आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको ये सब चीजें ऊपर बैलेंस शीट में अगर आपने याद की होगी तो आपको यहाँ लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, वो आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी में। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है, शेयर कैपिटल के अंदर हम उसको हम लिखते हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद करनी पड़ेगी इसमें। जैसे कि मैंने कहा था, यू हैव टू मेमोराइज इट गाइज। इसमें 1-2 बार सॉल्व करो, आपको अच्छे से आ जाएगा, इसमें आपको जोर पड़ने वाला नहीं है। सेम वे इलस्ट्रेशन नंबर 2, अगेन सेम आ गया। प्रपोज डिविडेंड कौन से हेड में आएगा, बॉन्ड्स कौन से हेड में आएगा, डीआरआर कौन से हेड में आएगा। आपको सारा बैलेंस शीट, मेन हेड, सब हेड लिखना है, एग्जाम में ये पूछेंगे। ऐसे सब इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 ये सब आपको याद करना है। अगर आपने बैलेंस शीट से याद कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको इसको रटना पड़ेगा इलस्ट्रेशंस करते करते। उसके बाद में बैलेंस शीट में आपको फॉर्मेट्स बनाने को भी दिए जा सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था ऊपर वाले बैलेंस शीट और पीएनएल के फॉर्मेट को 2-2, 3-3 बार बना लो, याद हो जाएंगे। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में कहा गया आपको गिवन फॉर्मेट से बनानी है बैलेंस शीट, तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी है, उसके अंदर 3 चीजें आएगी, राइट। फिर नीचे आता है एसेट, एसेट के अंदर 3 चीज आएगी। यहाँ पे आपको खाली कहा गया है आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड बनाना है, तो आपने वो पूरा का पूरा फॉर्मेट एज इट इज कॉपी कर दिया। फिर नंबर्स देख देख के नंबर्स भरने, अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो नंबर्स भरने में आपको जोर पड़ने वाला नहीं है। वैसे ही फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम आगे देख सकते हैं कि इसके आगे हमें कहा गया है कि आपको बनाना है चैप्टर नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 15 आपको देखना है। उसके अंदर वापस से आपको कहा गया आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, तो आपने पूरी की पूरी बैलेंस शीट बना दी, लायबिलिटी साइड का एक्सट्रैक्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आपको कहा गया आपको एसेट्स
वापस से पूरा कैटेगराइज करना है। एसेट साइड वाला आपकी बात 17 अगेन सेम, 18 अगेन सेम, तो ये बेसिकली सारे सेम आएंगे। आपको फॉर्मेट्स इस चैप्टर में याद करने पड़ेंगे। अगर आपको फॉर्मेट आ गया तो इस चैप्टर में आपको बिल्कुल मेहनत लगने वाली नहीं है, बट अगर आपको फॉर्मेट नहीं आया तो बच्चा लोग आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर में आपकी मेहनत है। इस चैप्टर में कोई टीचर आपको मदद नहीं कर सकता है। आपको अभी भी बता रहा हूं, इस चैप्टर को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, प्लीज 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 कीप राइटिंग एज मच एज पॉसिबल। सब फॉर्मेट को ड्रॉ करो, अच्छे से ड्रॉ करो। अगर आप फॉर्मेट को अच्छे से ड्रॉ करते रहोगे तो ये चैप्टर कभी भी आपको परेशान करने वाले नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये चैप्टर आपका रहेगा। इस चैप्टर में आपको काम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, अच्छा खासा वेटेज कैरी करेगा। सो प्लीज इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, मिलेंगे वापस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।